नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष होता है 14 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जिन लोगों के द्वारा निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन की रक्षा के लिए ब्लड को डोनेट किया जाता है, उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अब इस दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार की थीम है सेव ब्लड सेव लाइव्स। अब WHO की यहाँ पर बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में और इसके अध्यक्ष है टेड्रस अधनाम। अब WHO के द्वारा यहाँ पर जो विश्व रक्तदान दिवस की घोषणा की गई है तो इसी प्रकार से WHO का ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन भी है, जिसके अंतर्गत 8 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। तो इनमें से पहला आपका है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इसी में है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये होता है 7 अप्रैल को। विश्व हेपाटाइटिस दिवस ये आपका होता है 28 जुलाई को। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को होता है। विश्व टीबी दिवस यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे ये होता है 24 मार्च को। विश्व टीकाकरण सप्ताह ये अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है और आखिरी यानी कि 8वां है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस ये होता है आपका 31 मई को। तो ये सारे दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की सरकार ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पंजाब के जो वर्तमान में सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी, इन्हीं के द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र प्रत्येक लोगों के घर जाकर के उनकी निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप के माध्यम से जिन व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष से ऊपर है उनकी निगरानी की जाएगी, यानी कि उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। पंजाब राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कोवा पंजाब नाम का ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा यहाँ की पुलिस के द्वारा अप्रिशिएट एंड कमांड नाम की योजना की भी शुरुआत की गई है। होला मोहल्ला नाम का त्यौहार भी पंजाब राज्य में मनाया जाता है और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रिटायरमेंट की जो एज है उसे 59 से घटा करके 58 वर्ष कर दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष भारत में जो 10 नए रामसर साइट आए हैं उनमें से 3 मिल गए हैं पंजाब राज्य को। तो पंजाब में 3 कौन कौन से मिले हैं? एक तो आपका है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, एक है आपका नांगल और एक आपका है ब्यास। तो इस प्रकार से पंजाब राज्य में जो रामसर साइट है उनकी संख्या हो गई है 6। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको पता होगा कि कल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, तो हम सभी की तरफ से इनको श्रद्धांजलि। वैसे आत्महत्या किसी भी कंडीशन में नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इनके जीवन में पता नहीं ऐसी कौन सी परेशानी आ गई थी कि जिसके कारण यह गंभीर कदम उठाना पड़ा। तो एक बार फिर से हम सभी लोगों की तरफ से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि। और अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आज की वीडियो है 14 जून की, तो कोशिश करिए वीडियो देखने के बाद आज ही इस क्विज़ को अटेम्प्ट ना करें। जब आप 15 जून को पहुँचें तो 15 जून में कोशिश करें कि आप उस क्विज़ को अटेम्प्ट करें, क्योंकि तुरंत वीडियो देखने के बाद में अगर आप जाकर के क्विज़ को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका स्कोर मैक्सिमम होगा। इसीलिए कोशिश ये करिए कि आप बाद में जाकर के क्विज़ को अटेम्प्ट करें। और ये टेलीग्राम का चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली 10 MCQs भी पूछता हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट को लॉन्च किया है? तो ये जो कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट है इसे हमारे मध्य रेलवे ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अर्जुन यानी कि इसका पूरा नाम है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। तो ये इस रोबोट का पूरा नाम है। तो मध्य रेलवे के अंतर्गत जो पुणे की RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
तो इस रोबोट के माध्यम से जो भी यात्री होंगे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके तापमान को भी मेजर किया जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे अन्य रोबोट भी लॉन्च किए गए, जैसे अभी आपको पता होगा कोरोबोट नाम का रोबोट, जो कि महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक है वार्ड बोट नाम का, जिसे IIT रोपड़ ने बनाया। कोबोट रोबोटिक्स नाम का रोबोट, वो भी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए ही लॉन्च किया गया और ये आपका लॉन्च हुआ झारखंड में। उसके अलावा 2 रोबोट और हैं, एक है नाइटिंगेल और एक है कर्मी बोट, इसे लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। जून 2020 में किस राज्य में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जिसका नाम है इनफ्लोज, इसे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि मुंबई में कई बार बाढ़ की समस्या हो जाती है, तो इसीलिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ग्रेटर मुंबई नगर पालिका के साथ में मिलकर के, जिसे हम लोग बृहन मुंबई कहते हैं, उसके साथ में मिलकर के इसका विकास किया गया है। और महाराष्ट्र के जो CM हैं उद्धव ठाकरे जी, और जो हमारे पृथ्वी विज्ञान के साथ साथ परिवार और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब आपको एक जरूरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मुंबई हमारे देश का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां पर एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया गया है। इससे पहले चेन्नई में इसे लॉन्च किया गया था। तो मुंबई में अधिक वर्षा या फिर साइक्लोन के कारण जो यहाँ पर वर्षा होगी, उस समय में बाढ़ के बारे में इसके माध्यम से चेतावनी दी जाएगी और ये हमारे IMD के डेटा के आधार पर कार्य करेगा। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया? तो ये दर्जा दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, चाहे मध्य प्रदेश के राज्य हो या भारत के अन्य राज्यों में हो, उनके द्वारा न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि जो पौष्टिक आहार है उनका भी वितरण किया जा रहा है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। अभी हमारे देश में शिशु मृत्यु दर के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है मध्य प्रदेश राज्य का, यानी कि यहाँ पर जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 48 की डेथ हो जाती है। और पूरे भारत में ये रेट कितना है? तो पूरे भारत में था 32। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई हैं, जैसे कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका पहल, FIR आपके द्वार, रोजगार सेतु योजना। तो ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई हैं। किसके द्वारा सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया गया? तो ये जो सैनिटाइजिंग चैम्बर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसे विकसित किया है DRDO ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यह वर्तमान में नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है और इसके भीतर वर्दी को डाल करके उसे सैनिटाइज किया जा सकता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। कोविड-19 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार इससे सुरक्षित देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? यानी कि एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में इस बात की एनालिसिस की गई है कि कौन सा देश कितना सुरक्षित है कोविड-19 से। तो भारत का स्थान यहाँ पर रहा है 56वां। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा कोविड-19 के प्रति सुरक्षा कैसी है किसी देश की और यहाँ पर खतरा कैसा है, इसके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। डीप नॉलेज ग्रुप के द्वारा 200 देशों के 130 पैरामीटर के आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया। भारत का स्थान है इसमें 56वां, स्विट्जरलैंड रहा है पहले स्थान पे, इजराइल है दूसरे और जर्मनी इसमें रहा है तीसरे स्थान पर। स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर आरोग्य पथ नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आरोग्य पथ नाम के पोर्टल की बात करते हैं तो इसके माध्यम से जो हमारे चिकित्सा उपकरण, नैदानिक उपकरण, इसके अलावा दवा हो गई, PPE किट हो गई, तो इन सभी की मांग और पूर्ति के लिए हमारे आपूर्तिकर्ता और निर्माताओं को आपस में जोड़ेगा। मतलब ये है कि इस पोर्टल पे सभी लोग होंगे और यहाँ पर अगर चिकित्सा उपकरण की ज़रूरत होगी तो जाएंगे, तो यहाँ पर जो लोग चिकित्सा उपकरण बेच रहे हैं
उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो CSIR के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना प्रबंधन और पूर्वानुमान डेटाबेस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से जो हमारे स्वास्थ्य सेवा है इसकी आपूर्ति को बेहतर बनाया जा सके। गार्गो इंटरनेशनल ने किस अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है सोनू सूद की। सोनू सूद के बारे में आप सभी को पता होगा, खास तौर पे इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे सोनू सूद, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही आप कह सकते हैं महान कार्य किया गया इस लॉकडाउन के दौरान। और इसीलिए जो गार्गो इंटरनेशनल है, दिल्ली की एक लुब्रिकेंट कंपनी, इसके द्वारा इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हाँ, यहाँ पर अन्य लोगों के बारे में बात करें तो अमिताभ बच्चन, इन्हें ट्विटर अभियान का चेहरा बनाया था RBI ने। सलमान खान की बात करें तो रियलमी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अक्षय कुमार को किसने बनाया था, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज, इन दोनों को बनाया है किसने, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। RBI ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व कारपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? तो इसके अध्यक्ष होंगे PK मोहंती। तो यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट होगा। PK मोहंती की बात करते हैं तो ये RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आंतरिक कार्यदल का गठन किया गया है। यानी कि जो हमारे निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनके संबंध में समीक्षा इनके द्वारा की जाएगी। RBI की बात हुई है तो कई सारी अन्य समितियों का गठन भी RBI के द्वारा किया गया है, जैसे कि नंदन नीलेकनी समिति है डिजिटल पेमेंट के लिए, UK सिन्हा समिति रही MSME के लिए, तपन रे समिति है CIC फ्रेमवर्क के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि असम में जो अभी तेल के कुएं में आग लग गई थी, उसके लिए SCS लाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति में कुल मिलाकर के 3 मेंबर हैं। जून 2020 में पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान जो कि है चैलेंजर डीप, तो इससे सफलतापूर्वक लौटने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यहाँ पर पहली महिला बन गई हैं कैथी सुलीविन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन B करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चैलेंजर डीप की। तो याद रखिएगा ये हमारे पृथ्वी के ऊपर स्थित सबसे गहरा स्थान है। ये आपको मिल जाएगा फिलीपींस, ये पूरा हमारा प्रशांत महासागर है, ये आपका है मेरियाना ट्रेंच और इसके सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा चैलेंजर डीप। तो ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा गहरा स्थान है। तो इसकी गहराई कितनी है? तो 10,900 मीटर से ज़्यादा इसकी गहराई है। बात करते हैं कैथी सुलीवन की। तो ये याद रखिएगा कि नासा की एक एस्ट्रोनॉट हैं और इन्होंने 1984 में अमेरिका की पहली महिला के रूप में स्पेस वॉक भी किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से एक एस्ट्रोनॉट के रूप में स्पेस में जाने वाली और एक ओशिनोग्राफर के रूप में समुद्र के भीतर जाने वाली, यानी कि इतने गहरे गर्त में जाने वाली, ये दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मेरियाना ट्रेंच के अंदर जो चैलेंजर डीप है, इसमें सबसे पहले 1960 में गए थे डॉन वाल्स और जैक्स पिकार्ड। तो ये दोनों जाने वाले इसमें पहले व्यक्ति हैं। क्रिस्टीन कोच और जेसिका मीर के बारे में आपको पता ही होगा, इन दोनों ने स्पेस वॉक किया था और इस प्रकार से पहली महिला जोड़ी बनी थी जिन्होंने एक साथ स्पेस वॉक किया था। और क्रिस्टीन कोच सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में बिताने वाली महिला भी बन गई हैं। किस राज्य की सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल योजना अपनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन B करेक्ट होगा। अब फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल योजना है क्या, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखिए, जो हमारी कंपनियां होती हैं जो किसी राज्य में इन्वेस्ट करती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको सबसे पहले ज़रूरत होती है ज़मीन की। अब इन्होंने ज़मीन खरीद लिया, तो अगर इन्होंने कम से कम 5 एकड़ ज़मीन लिया है तो वहाँ पर जो 5 एकड़ की ज़मीन है उसमें 1/4 हिस्से में इनके द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण करना होगा। फ्लैटेड फैक्ट्री होती क्या है? तो यह एक बहुमंजिला इमारत होती है और इस इमारत में जो हमारी गैर प्रदूषणकारी यूनिट होती हैं उनकी स्थापना की जाती है। तो ये अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इसके माध्यम से जो भी नए लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको भूमि आसानी से उपलब्ध होगा और इससे रोजगार का सृजन भी किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रवासन आयोग का भी गठन किया गया है।
अभी इन्होंने MOU की मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। आरोग्य कोविड नाम का एक ऐप भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया और कई सारी भी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा जो की गई हैं और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। किस राज्य की सरकार ने पहली बार निवेश के लिए विशेष मंत्रालय का गठन किया? तो ये गठन भी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपने सुना होगा कि चीन से बहुत सारी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया, तो ऐसी संभावना जताई गई थी कि ये कंपनियां शायद भारत में आए और भारत में मुख्य रूप से हो सकता है ये उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सलाह ली गई सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा और इसके बाद में इन्होंने स्वयं की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी जिसका नाम है इन्वेस्ट यूपी, इसका गठन भी किया। और यहाँ पर अब जो इन्वेस्ट यूपी नाम का नोडल एजेंसी है, इसके माध्यम से अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है उत्तर प्रदेश में तो उसे 15 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी और इसी के लिए इसका गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था कि यहाँ के जो 75 जिले हैं वहाँ पर ट्रू नॉट MTB नाम की जो मशीन है उसको भी स्थापित किया जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट फंड भी इन्होंने बनाया सिडबी के साथ में मिलकर के। आर्सेलर मित्तल ग्रुप के द्वारा किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा? तो ये निवेश ये लोग करेंगे उड़ीसा में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आर्सेलर मित्तल समूह की बात करते हैं तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है और इनकी उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक इकाई है, यानी कि एक इनकी फैक्ट्री है जिसकी क्षमता है 5 मैट्रिक टन पर एनम ये उत्पादन ये करते हैं और 2000 करोड़ रुपए का ये निवेश करेंगे जिससे अपनी उत्पादन क्षमता को ये 16 मीट्रिक टन पर एनम तक ले जा सकें। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार की ये योजना है कि हम लोग उड़ीसा को एक स्टील हब बनाएंगे जापान के साथ में मिलकर के। उड़ीसा के बारे में अभी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ के जो हॉस्टल हैं उनको ISO सर्टिफिकेशन अभी दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मो प्रतिभा मो जीवन नाम का कैंपेन भी शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने और उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मिजोरम की सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? तो ये जो ग्रीन मिजोरम दिवस है ये मनाया गया है 11 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो मिजोरम की सरकार के द्वारा अपने राज्य में पेड़ पौधों को लगाने के लिए यानी कि उनकी प्लांटिंग के लिए 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जून को। मिजोरम के बारे में कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ की सरकार के द्वारा अभी खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया। चापचर कुट नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार भी मिजोरम में मनाया जाता है और जो ग्रीन पीस इंडिया की भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट आई थी उसमें जो भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंगलेई, ये आपको मिलेगा मिजोरम में। सबसे प्रदूषित था झरिया और सबसे कम प्रदूषित शहर था लुंगलेई, जो कि आपको मिलेगा मिजोरम में। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि RBI से जुड़े हुए करंट अफेयर लिखिए, तो कई सारे लोगों ने बहुत ही शानदार लिखा था। तो आइए अब हम लोग RBI से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में RBI के द्वारा जो भी व्यक्ति देख नहीं सकते हैं उनके लिए मनी नाम का ऐप लॉन्च किया गया। RBI में कुल मिलाकर के 4 गवर्नर होते हैं, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। MD पात्रा यानी कि माइकल देवव्रत पात्रा इस वर्ष नए गवर्नर बनाए गए। NS विश्वनाथन इन्होंने इस वर्ष इस्तीफा दे दिया और BP कानूनगो इनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में 4 में से सिर्फ 3 गवर्नर हैं RBI में। एक तो आपके हो गए माइकल देवव्रत पात्रा, एक आपके हो गए BP कानूनगो और एक हमारे हैं MK जैन। तो ये 3 उप गवर्नर हैं, गवर्नर नहीं उप गवर्नर हैं यहाँ पर RBI में। ध्यान रखिएगा ये सारे उप गवर्नर हैं, मैंने गवर्नर बोल दिया गलती से, तो ये उप गवर्नर हैं। बाकी गवर्नर हमारे कौन है? शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। इसी वर्ष RBI के द्वारा जनक राज जो कि इसके कार्यकारी निदेशक हैं उनको मौद्रिक नीति समिति के तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।
अब जो मौद्रिक नीति समिति होती है आरबीआई की, उसमें कुल 6 मेंबर होते हैं। तो 3 होते हैं सरकार की तरफ से, 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से। तो माइकल देवव्रत पात्रा तीसरे सदस्य थे जो कि उप गवर्नर बन गए। तो अब जनक राज को इनके स्थान पर तीसरा सदस्य नियुक्त किया गया। आरबीआई के द्वारा प्रत्येक 2 माह के अंतराल पर अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान एक बार मौद्रिक नीति के जो नियम होते हैं उनको संशोधित किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा रेपो रेट है वह 4% निर्धारित किया गया। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। बैंक रेट आपका है 4.25%। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो है 3%। इसके अलावा तरुण बजाज आरबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए। एस बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और प्रशांत कुमार इसके नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए। आरबीआई के द्वारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसमें निवेश की सीमा को 9% से बढ़ा करके 15% किया गया। आरबीआई से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी मंदी आ गई थी, तो उसके लिए 50,000 करोड़ की विशेष तरलता पैकेज की भी घोषणा की गई आरबीआई के द्वारा। अभी आरबीआई ने 250 करोड़ के सहयोग के साथ में 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की भी घोषणा की है। और जो आरबीआई के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है इसे भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तक विस्तारित किया गया। इन्होंने सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस भी अभी रद्द कर दिया। और कल मैंने आपको बताया था जो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है 6 माह के लिए आरबीआई के द्वारा। और इन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान की भी शुरुआत की थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे आरबीआई से संबंधित। आई होप आपको ये जो पहल है वह अच्छी लग रही होगी। इसके बारे में भी आपको अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना है। अदरवाइज अगर आप लोग चाहेंगे तो पहले की तरह से ही मैं 5 प्रश्न भी पूछ सकता हूँ। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे हमारे संस्थान हैं जिनके द्वारा कई नई चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया। जैसे कि किसी ने पीपीई किट बनाया, किसी ने वेंटिलेटर बनाया, किसी के द्वारा कुछ और चीज़ें बनाई गई। तो इन सभी के बारे में आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नए आविष्कार या खोज के बारे में ही आपको लिखना है। राज्यों ने क्या लॉन्च किया वो आपको नहीं लिखना है। कोशिश करनी है कि आप यही सारी चीज़ें लिखें। अब इन सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा ये होता है कि आप या तो अपने नोट को उलटते हैं या अगर आपने नोट को नहीं बनाया है तो फिर आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करते हैं और इससे आप इम्प्रूव होते हैं। यानी कि आपके अंदर चीज़ों को खोजने की क्षमता डेवलप होती है और इस प्रकार से आप करंट अफेयर के बारे में और बेहतर तरीके से रिसर्च भी कर सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।